डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि इसके पहले हमने 2-3 जो सेशंस कंडक्ट किए हैं, एक तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 पर कंडक्ट किया कि भाई क्या हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होना चाहिए बीएड को लेकर। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएड पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन करने का कोशिश किया, बीएचयू बीएड पर डिस्कस करने का कोशिश किया। आज हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया पर बात करेंगे, जेएमआई बीएड पर समझेंगे। एंड हाँ, कोई भी ऐसा बच्चा है जो इस वीडियो को फ्यूचर में यूट्यूब पर देख रहा है इस सेशन को, तो आपसे रिकमेंडेड है, रिक्वेस्टेड है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली डेली बाइट्स के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम टीचर एडुकेशन के फील्ड को लेकर केवल जेन्युइन ढंग के काम के अपडेट ही आपको उस ग्रुप में देखने के लिए मिलेंगे, तो आप निश्चिंत उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर एडुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूचर में डेली बाइट्स का कोई भी सेमिनार वगैरह होगा दिल्ली में, तो उसका अपडेट भी आपको उस टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड कोई ऑनलाइन वेबिनार हो रहा है तो उसका अपडेट भी आप लोगों को उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में और टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। प्रीवियस जो सेशंस हुए हैं उनको कैसे एक्सेस करना है एक बार देख लीजिए, ठीक है। कोई भी ऐसा बच्चा है जो इस सेशन को बाद में यूट्यूब वगैरह पर देख रहा है, देखो सिंपल सा आपको करना क्या है कि डेली बाइट्स की यूट्यूब पर आपको आ जाना है, ठीक है। जब आप डेली बाइट्स की यूट्यूब पर आओगे तो आप यहाँ यूट्यूब पर देखोगे एक पूरा अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है जामिया को लेकर, बीएचयू को लेकर, डीयू को लेकर। कोई सा भी प्लेलिस्ट आप ओपन कर लोगे तो वो तमाम जो सेशंस हुए हैं उनको आप देख पाओगे। आप वीडियोस पर जाओगे तो देखोगे जस्ट कुछ दिन पहले जो सेशन हुआ था एक वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डीयू का देखने के लिए मिल जाएगा, बीएचयू का देखने के लिए मिल जाएगा, फिर वैसे ही आपको जामिया का भी देखने के लिए मिल जाएगा। इन वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में भी आप आ जाओगे, चाहे जामिया का हो, ठीक है, चाहे डीयू का हो, तो वहाँ कंप्लीट डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जितना बताया गया है सिर्फ आप उतना देख लीजिए, बाकी कुछ भी और आपको सोचने और एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं जामिया पर। देखो यार, जामिया मिलिया इस्लामिया नाम से क्लियर है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अच्छे खासे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अच्छा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो सर हम तो जनरल कैटेगरी में आएंगे तो हमको तो जामिया से अप्लाई करना है कि नहीं करना है, इस बात को लेकर वो श्योर नहीं रहते हैं। देखो यार, सभी कैंडिडेट्स को जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म फिल करना चाहिए, चाहे आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं या नहीं आते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी से स्पेसिफिकली मैं मुस्लिम माइनॉरिटी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, कोई ऐसा बच्चा है कि मान लो वो मुस्लिम फेथ से बिलोंग करता है, तो यार मतलब ये बस कहने की बात है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आपके लिए वहाँ पर सिलेक्शन आसान नहीं है। क्योंकि है क्या ना, जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी वाले लोग हैं उन लोगों का कहीं ना तो कहीं पहला प्रायोरिटी जामिया ही रहता है, तो आपको जामिया में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिलेगा। हाँ, बस थोड़ा सा जनरल से कंपेयर करके खुश हो सकते हो। होता क्या है कि टोटल जामिया में पेपर होता है 170 नंबर का, 170 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जनरल वाले के लिए कट ऑफ गया है 124, ठीक है, आउट ऑफ 170 अगर जनरल वाले के लिए 124 गया है, तो बस होता क्या है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी होगा उसके लिए गया होगा 116, 117। तो एक्चुअली यहाँ पर पॉइंट ये है ना यार कि जनरल वाले के लिए जो 123 गया है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी मुस्लिम माइनॉरिटी वाले को 116 नंबर भी लाना है ना, तो वो भी 116 भी कम नहीं है, 116 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है। ये कहो कि जनरल वाले में बहुत ज़्यादा चला गया है, ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। जैसे मान लो 170 नंबर का पेपर हो रहा है, तो कट ऑफ गया जामिया में मान लो जनरल के लिए 124, हाँ तो ये काफ़ी ज़्यादा है 124। हाँ, तो अगर मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 116 गया है, 117 गया है, तो कहीं से भी 116, 117 कम नहीं है। 110, 105 क्वेश्चन सही करते करते आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो कहीं से भी ऐसा नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कि अच्छा आप मुस्लिम माइनॉरिटी से हो तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और हाँ, कोई भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा नहीं है। बाकी के सभी रिलीजन कास्ट वाले भी जामिया में इक्वली फॉर्म फिल कर सकते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी वाले भी फिल कर सकते हैं। नो डाउट मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं, उसमें थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, लेकिन 5-7 नंबर से ज़्यादा का एडवांटेज नहीं रहता है। मैक्स टू मैक्स 10 नंबर, अधिक से अधिक 10 नंबर, ठीक है, इससे ज़्यादा का एडवांटेज नहीं मिलता है। तुम जनरल से कंपेयर करके कह सकते हो कि हाँ देखो मुस्लिम माइनॉरिटी वाले में कट ऑफ कम गया है, लेकिन यार वो जो मुस्लिम माइनॉरिटी वाला कट ऑफ है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो कहीं से कम नहीं है। तो ये चीज़ आप प्रिपरेशन से पहले ध्यान रखिएगा कि किसी के लिए भी सिलेक्शन उसमें आसान नहीं होने वाला है। और हाँ,
जामिया का पेपर CUET के एग्जाम के थ्रू नहीं होता है। जामिया अपना एग्जाम खुद कंडक्ट कराती है। जामिया मिलिया इस्लामिया का अलग से फॉर्म फिल होता है, जामिया मिलिया इस्लामिया का अलग से जो एग्जाम कंडक्ट होता है। जामिया मिलिया इस्लामिया का जब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। जामिया के बीएड में इंटरव्यू भी होता है फाइनल सिलेक्शन से पहले। उसके बाद जामिया अपना रिजल्ट खुद सेपरेटली जारी करता है। अब यहां पर कुछ लोगों को यह भी कंफ्यूजन हो सकता है, फ्यूचर में कोई सेशन को यूट्यूब पर देख रहा है, सर हमको डिस्टेंस से करना है और हमको 3-5 तरीके दुनिया भर का बात कर रहे हो। तो देखिए यार, जामिया में जो नॉर्मल 2 साल का बीएड होता है ना, आप कितने भी तुर्रम खाओ, कोई तिकड़म उकड़म लगा के एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और कोई 3-5 तरीके से आप जामिया से अपना बीएड का डिग्री भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्लासेस रेगुलर होती है, जाना पड़ता है, रिगरस वे में होता है, आपको जाके करना ही करना है। और नॉर्मल 2 साल का जो रेगुलर बीएड है, बाकायदा उसका ढंग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो कोई भी बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएगा 3-5 के लिए, क्योंकि कोई स्कोप है नहीं जामिया में इन कामों के लिए, ठीक है। जो कुछ भी है बहुत ईमानदारी से और बहुत तरीके से वहाँ एडमिशन होता है। एंड हाँ, मैं 5-7 साल से जामिया के बच्चों को प्रिपरेशन करा रहा हूँ। जामिया के कई सीनियर प्रोफेसर्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हैं, जानते हैं, संवाद है, तो सब कुछ बहुत तरीके से वहाँ पर होता है। अब देखो कन्फ्यूज़न कहाँ होता है। एक्चुअली ना जामिया में एक डिस्टेंस से भी बीएड होता है, उसमें हर कोई एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल जो ग्रेजुएट PG वाले बच्चे हैं, ये सब उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। वो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, DLED वगैरह किए रहते हैं, ये उन लोगों के लिए बना हुआ है। और हाँ, वो जो जामिया से डिस्टेंस वाला बीएड होता है ना, वो ये वाला जो जामिया का हम प्रेजेंट में बीएड का बात कर रहे हैं, इससे कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। वो टोटली डिफरेंट है, उसका फॉर्म भी सेपरेटली निकलता है, उसका पढ़ाई कैंपस का जगह भी टोटली अलग है। बस उसके नाम में जामिया लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको लाकर आप यहाँ पर मिला देंगे। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों से, तो इसमें कहीं से भी आपको कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जामिया का बीएड का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई हम यहाँ पर जामिया के 2 साल के बीएड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जो कि एक रेगुलर कोर्स होता है, नॉर्मल जैसे किसी और यूनिवर्सिटीज़ में होता है। क्योंकि जो जामिया का डिस्टेंस का बीएड होता है ना, उसका फॉर्म भी मान के चलो कि जनवरी-फरवरी में फॉर्म रिलीज होता है, उसका एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगा, अब होते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो जो डिस्टेंस वाला बीएड का मसला है ना जामिया से, वो टोटली एकदम अलग मैटर है, उसको यहाँ पर आप रख के कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जामिया से नॉर्मल 2 साल का बीएड होता है, और जामिया से एक स्पेशल एजुकेशन में भी बीएड होता है, ठीक है। नॉर्मल जामिया से एक स्पेशल एजुकेशन में भी बीएड होता है, जामिया से 2 ईयर का बीएड होता है, जामिया से DLED भी होता है। लेकिन वो जो डिस्टेंस वाले जामिया के बीएड को लेकर जो कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं, वो टोटली सेपरेट चीज़ है, वो एकदम अलग दुनिया है, उसका इस बीएड वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, उसमें सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। अब हम थोड़ा सा जामिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात कर लेते हैं, फिर समझेंगे कि पेपर वगैरह कैसे होता है, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में थोड़ा समझेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आने से पहले आप देखोगे आपके स्क्रीन पर एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। आपके स्क्रीन पर एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। ये जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है ना, ये आप अपने माइंड में मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि इस टर्म का मैं बार बार अभी आगे यूज करने वाला हूं कि स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो देखो, लैंग्वेज ग्रुप में जब भी जामिया में बात होगा तो हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, पर्सियन, उर्दू होगा। सोशल साइंस ग्रुप में बात होगा तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस होगा। साइंस ग्रुप में बायो साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, एक बार देख लीजिए स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है। टेक 10 to 20 सेकेंड्स एंड देख लीजिए एक बार। ठीक है, आई होप आपने स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट देख लिया होगा एंड ऑटोमेटिकली आप जिस सब्जेक्ट को पढ़े होंगे उससे आप कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करते हैं। देखो, जामिया का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि आपका जो भी बैचलर्स डिग्री है, ग्रेजुएशन का डिग्री है, जो बेसिकली आपका यूजी का डिग्री है, उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और हाँ, बाकी की यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ भी क्राइटेरिया है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आया है एंड वक्त रहते हुए उसने मास्टर्स कर लिया है और मास्टर्स में 50% मार्क्स आ गया है उस सब्जेक्ट में, तब भी वो जामिया का फॉर्म फिल कर सकता है अपने मास्टर्स के डिग्री के बेसिस पर। और हाँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं है
कि तुम ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो। इसका कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं होता है। इनफैक्ट 99% कैंडिडेट अपने बैचलर की डिग्री, अपने यूजी की डिग्री के बेसिस पर ही जामिया का फॉर्म फिल करते हैं। तो जामिया बीएड का फॉर्म फिल करने का क्राइटेरिया सिंपल सा है कि आपका जो बैचलर्स डिग्री है, आपका जो यूजी है, जो आपका अंडर ग्रेजुएशन का डिग्री है, बेसिकली जो आपका स्नातक ग्रेजुएशन का डिग्री है, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा, ये लोग क्या कह रहे हैं, 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए, लेकिन जामिया ना ये जो लिस्ट ऑफ टोटल लगभग 17 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट दे रखा है ना, जामिया बीएड केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में से इन्हीं सब्जेक्ट में करवाता है। ठीक है, केवल ये जो टोटल 16, 17, 18 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिले हैं, इसी में से कोई एक सब्जेक्ट होगा जिससे आप जामिया में बीएड करोगे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मन किया तो कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के चूज कर लिया। तो उस सब्जेक्ट को चूज करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? आप वही सब्जेक्ट चूज करोगे, आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट होगा जिसको आपने अपने ग्रेजुएशन में एटलीस्ट या तो 2 साल के लिए पढ़ रखा हो, या अगर आपका सेमेस्टर मोड था तो आपने 4 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा हो। ठीक है, ये बात क्लियर है कि या तो आपने अपने ग्रेजुएशन में 2 साल के लिए पढ़ रखा हो। ठीक है, जैसे मान लो ग्रेजुएशन में 2 साल तुमने उसको पढ़ा, या तो तुमने ग्रेजुएशन में 2 साल के लिए पढ़ रखा हो, या तो तुमने 4 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा हो। तो तुम्हारा स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या होगा? तुम्हारा स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट वही होगा। तुम स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट को वही चूज करोगे। इसमें से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको एटलीस्ट या तो तुमने अपने ग्रेजुएशन में 2 इयर्स के लिए पढ़ रखा हो या 4 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा हो। एक ही बात है, 4 सेमेस्टर या 2 ईयर, ये एक ही बात है। तो बेसिकली यहां पर कहना क्या चाहते हैं ये लोग कि आप इसमें से जो भी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट चूज करोगे, ये जरूरी है क्योंकि उसको एटलीस्ट आपने 2 इयर्स के लिए पढ़ रखा हो या तो 4 सेमेस्टर के लिए आपने पढ़ रखा हो, वही आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होगा। उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप जामिया से बीएड कर सकते हो, अदरवाइज आप जामिया से बीएड नहीं कर सकते हो। और हां, कोई ऐसा बच्चा है जिसने किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स डिग्री ले रखा है, मान लो कि यहाँ जो टोटल 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स तुमको दिख रहे हैं, इसमें से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमने ऑनर्स डिग्री ले रखा है। ठीक है, अगर तुमने इस जो टोटल 17 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इन 17 सब्जेक्ट में से कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमने ऑनर्स डिग्री ले रखा है, तो जिस भी सब्जेक्ट में तुम ऑनर्स डिग्री लिए होगे, तुम्हारा स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट वही होगा। तुम कुछ और चूज नहीं कर सकते हो। मान लो अगर तुमने हिस्ट्री ऑनर्स किया है और ऐसा हुआ कि तुमने 2 साल जियोग्राफी भी पढ़ रखा था, जो 2 ईयर वाला क्राइटेरिया मैंने बताया, मान लो ऐसा हो कि तुमने हिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है और 2 साल तुमने जियोग्राफी भी पढ़ रखा था, या लेट से तुमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और तुमने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस में तुमने ऑनर्स डिग्री ले रखी है और तुमने इकोनॉमिक्स भी 2 साल के लिए पढ़ रखा है, तो तुम्हारा जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स है ना, तुम्हारा स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट वही होगा और कुछ तुम चूज नहीं कर सकते हो। तो वापस से मैं बात को रिपीट करता हूं, बात सिंपल सी है कि देखो यार, हमारा जो बैचलर डिग्री है, जो हमारी यूजी की डिग्री है, बेसिकली हमारा जो ग्रेजुएशन का डिग्री है जो है, बेसिकली वो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में होना चाहिए। किससे? कम से कम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसका 50% मार्क्स नहीं है, फ्यूचर में उसने उस सब्जेक्ट में पीजी कर लिया और पीजी में 50% आ गया, तो भी वो फॉर्म फिल कर सकता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिलता है कि यूजी के बेसिस पर फिल कर रहे हो कि पीजी के बेसिस पर फिल कर रहे हो। तो बात सिंपल सा है कि ग्रेजुएशन आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन जामिया से बीएड करने के लिए ये जरूरी है कि आप ये जो लिस्ट ऑफ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट दे रखा है ना, इसी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के चूज कर लोगे। तो जो भी सब्जेक्ट तुम चूज करोगे, जरूरी ये है कि उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट तुमने 2 ईयर या 4 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा हो। अगर तुमने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रखा है तो तुम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जामिया में बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर लेट से तुमने बीबीए किया है, बीसीए किया है, या कोई और ऐसी डिग्री ले रखी है जहां पर तुम्हारा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो तुमने स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रखा हो, अगर नहीं है तो तुम नॉट एलिजिबल हो। जबरदस्ती अपने आप को एलिजिबल करने की कोशिश मत करिएगा। और हाँ, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने ऑनर्स डिग्री ले रखा है, तो ये जो टोटल 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ दे रखे हैं ना, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुमने ऑनर्स डिग्री ले रखा होगा, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुमने ऑनर्स डिग्री ले रखा होगा, तुम्हारा स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट वही होगा। ठीक है। और हाँ, एक आखिरी कंडीशन है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे इस बात पर ध्यान दें। देखो यार, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे जामिया हो, कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ बीकॉम के बेसिस पर जामिया का फॉर्म फिल करना चाहता है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना चाहता है,
तो आप कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते हो, ठीक है। तो तुम कॉमर्स को टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चूज करोगे, तो आप कॉमर्स को टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चूज करोगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम एलिजिबल नहीं हो, मैं कह रहा हूं कि तुम कॉमर्स को टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते हो सिर्फ बीकॉम के बेसिस पर। कोई भी ऐसा बच्चा है जो कॉमर्स को टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर चूज करता है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी होना जरूरी है, ठीक है। एंड ऐसा क्राइटेरिया ये लोग क्यों मेंशन करते हैं? देखो यार, अगर कोई कॉमर्स कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा तो इसको इस बात का आइडिया होगा कि टीजीटी लेवल पर क्लास 6 to 8 लेवल पर एज सच कॉमर्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। कॉमर्स उमर्स तुमको अलग से पढ़ना नहीं रहता है, ठीक है। तो कॉमर्स अमूमन क्लास 11-12 में शुरू होता है बच्चों के लिए। तो होता क्या कि 11-12 का टीचर बनने के लिए ऐसे भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसीलिए कॉमर्स वाले बच्चों को ये लोग बोलते हैं कि एमकॉम करके आओ। बेसिक कारण बेसिकली इसका यही है, ठीक है। तो चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देखोगे, चाहे आप जामिया देखोगे, तो कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट तुम चूज नहीं कर सकते हो। इन यूनिवर्सिटीज में नहीं चूज कर सकते हो, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां मैं आपको बता सकता हूं कि आप उनका फॉर्म फिल कर लो, वहां आप चूज कर सकते हो, लेकिन जामिया में तुम चूज नहीं कर सकते हो, बीएचयू में तुम चूज नहीं कर सकते हो। अमूमन कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स वगैरह जरूर ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको वो लोग 2 साल के लिए पढ़े रहते हैं या 4 सेमेस्टर के लिए पढ़े रहते हैं, तो वो लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट वो कैंडिडेट नहीं चूज करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जामिया के एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बात हो रहा है। जामिया में एडमिशन कैसे होता है? देखो भाई, जामिया का ना खुद का फॉर्म रिलीज होता है। जब तुम जामिया का फॉर्म फिल करोगे, जामिया का तुम फॉर्म फिल करोगे, जामिया खुद का फॉर्म फिल होता है, तुम जामिया का फॉर्म फिल करोगे, जामिया का अपना पेपर होता है खुद से। जामिया के बीएड का ना सीयूईटी से कोई लेना देना नहीं है, बीएड का, जामिया के बीएड का सीयूईटी से कोई लेना देना नहीं है। जामिया के बीएड का फॉर्म निकलता है, फॉर्म फिल करोगे, फिर फ्यूचर में इनका पेपर होगा, पेपर में तुमको टोटल 3 घंटे मिलेंगे। पेपर आज भी ऑफलाइन मोड में होता है। एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। पेपर में टोटल आपको 170 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और वो जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका वेटेज होता है 85% और जो इंटरव्यू होता है उसका वेटेज होता है 15%। तो बेसिकली पेपर का सिलेबस और स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है, ये पेपर का स्ट्रक्चर और सिलेबस होता है। और हाँ, तुम्हारा सब्जेक्ट, तुम्हारा स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट चाहे अरबिक हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए यही पेपर होता है। तुम्हारा अगर अरबिक सब्जेक्ट है, तुम्हारा हिंदी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, सबसे पेपर में यही 170 क्वेश्चंस पूछेंगे इन्हीं टॉपिक से। जहां पर आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, नेचुरल साइंस के 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स तुमने जिंदगी में कभी ना पढ़ रखा हो तो भी तुमसे मैथ का 20 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पर लैंग्वेज एज अ पैडागॉजी, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जब सिलेबस वोलेबस पे कहीं बात करूंगा आप लोगों से, तब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि लैंग्वेज एज अ पैडागॉजी का मतलब क्या है और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का क्या है। या फिर अभी मेरा सिलेबस से रिलेटेड जब वीडियो रिलीज होगा यूट्यूब पर जामिया को लेकर, तब भी आप वहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ पर ये बात मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो जामिया को लेकर आप ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। जामिया से स्पेशल एजुकेशन में भी बीएड होता है, जामिया से डिप्लोमा भी होता है। कोई कैंडिडेट चाहे तो स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड, डिप्लोमा वगैरह वाले के रिगार्डिंग भी आप देख सकते हो। डिस्टेंस वाले बीएड का इससे कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस वाला बीएड हर कोई नहीं कर सकता है। जामिया में अक्सर बच्चे डिस्टेंस वाले बीएड को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो उसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और हाँ, इस बात का कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है कि कोई बच्चा है कि जामिया में माइनॉरिटी है तो उसको लगे कि उसको कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ में एडवांटेज मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 5, 7, 10 नंबर का अंतर रहता है, उससे मतलब जो जनरल वाला बच्चा है उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रखता है और जो मुस्लिम माइनॉरिटी वाला है उस हिसाब से प्रिपेयर करता है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में कुछ डाउट उठे कि यार तुम्हें देख के लगे कि यार मतलब हम मुस्लिम माइनॉरिटी है, हमको बहुत एडवांटेज मिलेगा। नहीं भाई, सिलेक्शन आपके लिए भी आसान नहीं है यार उसमें, ठीक है। जामिया बहुत हाईली डिमांडेबल रहता है एंड रीज़न उसका सिंपल सा ये भी है क्योंकि नेशनल कैपिटल में भी लोकेटेड है। एंड हाँ, वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी बहुत पुराना है, ठीक है। जैसे होता क्या है, जैसे मान लो कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो बहुत पुराना हो, जहाँ बीएड वगैरह बहुत समय से होता है, तो उसका एक अलग लाभ है, ठीक है। वो आपको अभी नहीं पता चलता है, जब फ्यूचर में आप जाते हो वहाँ प्रोफेसर्स वगैरह से बात करोगे तो तमाम कॉलेजेस में कॉन्टैक्ट्स और रेफरेंसेज रहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। जॉब वगैरह में, प्लेसमेंट वगैरह में आपको एडवांटेज देखने के लिए मिलता है। डिपार्टमेंट पुराना होने का ये सब फायदा रहता है। अच्छा खैर, जामिया के बीएड को लेकर किसी को भी कोई डाउट एंड क्वेरी तो अपना हैंड रेज कर सकता है, ठीक है। आई विल कम टू यू पीपल फर्स्टली फॉर डाउट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ओके,
यस अलीशा, यस प्लीज़ बताइए। यस अलीशा अंसारी, स्विच ऑन योर माइक। सर मैंने अभी 12th किया है, मुझे बीए प्लस बीएड करना है जामिया से। क्या तो आपने अभी मैं 12th किया है? कैसे करूँ? जामिया से 12th नहीं किया है, 12th सेकेंडरी स्कूल से किया है दिल्ली के। वहाँ पे बीए प्लस बीएड करना है। अच्छा ठीक है, देखिए ITEP पे सेशन में अलग से करूँगा, ठीक है अलीशा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 2 ईयर बीएड के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एनसेट ITEP के बारे में जो आप बात कर रही हैं टोटली डिफरेंट प्रोसीजर है, उसका एग्जाम अलग होता है, उसके एग्जाम डेट्स अलग पड़ते हैं, उसका एडमिशन प्रोसीजर एकदम से अलग है, उसका पेपर स्ट्रक्चर भी एकदम अलग है, उसका इससे लेना देना नहीं है। जो 4 ईयर वाला बीएड आप पूछ रही हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड वाला, उसका इससे लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ आप विशेष जानकारी चाहती हैं तो मैं श्योरली आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है अलीशा। ठीक है, अच्छा एनी अदर कैंडिडेट किसी और कोई डाउट इंक्वायरी जस्ट रेज योर हैंड। यस अजमी, यस प्लीज। माइक माइक अजमी माइक ऑन करिए, देखिए एक माइक वाला बटन बना होगा। अजमी, जी अजमी यूर ऑडिबल नाउ, बताइए किसी और कैंडिडेट कोई डाउट इंक्वायरी जस्ट रेज योर हैंड। हाँ यस अजमी। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जामिया में हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं क्या? यार देखो अजमी, इंग्लिश लिटरेचर लेने का बात नहीं है, आप उससे एलिजिबल रहेंगी तभी तो लेंगी। सर जैसे कि ऐसे मैंने जो बीए किया था वो मैंने जनरल से किया नहीं था। मुझे इससे मतलब नहीं है। क्या स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश को आपने 2 साल के लिए पढ़ रखा है अपने ग्रेजुएशन में? यस सर, मैंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी ग्रामर एंड होम साइंस। फिर वही जितना पूछा जा रहा है उतना बताइए। इंग्लिश को यस। क्या एज अ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आपने 2 साल के लिए पढ़ रखा है? यस सर, मैंने 3 ईयर इंग्लिश लिटरेचर किया ठीक था। है, क्या आपकी ऑनर्स में डिग्री है? नो सर, मेरी जनरल है। ठीक है, तो आप इंग्लिश को एज अ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर चूज कर सकती हैं। यस सर, एंड मैंने एजुकेशन से एमए किया था, तो एजुकेशन एज अ पेडागोजी सब्जेक्ट नहीं है। हाँ अगर एजुकेशन इसमें नहीं है तो नहीं चूज कर सकती हैं। BHU में होता है तो BHU में चूज कर सकती हैं। ये अच्छी में होता है। ठीक है, BHU में होता है। कल मैंने BHU में जो सेशन किया था वहाँ देखेंगे एजुकेशन देखने के लिए मिलता है। CUQP 04 पेडागोजी के अंदर वो आता है, मतलब अगर CUET के। जामिया में सर होता है तो फिर मैं जामिया के लिए ही प्रिपरेशन करना नहीं चाहूंगी जामिया में नहीं, एमबीए यहाँ जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स दिखे थे उसमें एजुकेशन था। के। वो सर एजुकेशन नहीं था, इंग्लिश लिटरेचर था, इंग्लिश हाँ तो साइंस। जो भी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वो इसी में से होना चाहिए। और अगर उसको आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने 2 साल के लिए अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है तो यस यू आर एलिजिबल। ओके सर। ठीक है, और ये थैंक यू। सब नहीं, कहीं भी जाती है ये सब मत बोलिए हमने हिंदी पढ़ रखा, हमने फलाना पढ़ रखा, ढिकाना पढ़ रखा। वो तो किसी बच्चे से बात करेंगे तो 5 सब्जेक्ट पढ़ ही रखा होगा, वहां जो लिखा है वो पढ़ रखा है कि आपने कि नहीं। जैसे स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट उसमें से कोई एक उठाओ, क्या उसको 2 साल के लिए पढ़ रखा है? अगर पढ़ रखी हो तो हाँ उसमें एलिजिबल हो। यस सर, मैंने हम्म, टीचर से क्वेश्चन किया था तो उन्होंने बोला कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश लेती भी हैं, तो आप पीजी की इन्हीं से एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये बोला था उन्होंने, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज थी। नहीं नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? ये किसी के कहने से हो जाएगा क्या? कहाँ लिखा हुआ है? दिखाए। यस सर, इसीलिए मैंने आपका लिंक ज्वाइन किया, मुझे आपसे कंफर्म ठीक है, करना नहीं था। नहीं नहीं नहीं, इस चक्करों में इन चक्करों में मत पड़िएगा। देखिए होता क्या है, मतलब मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि ये ये शालिनी आप बताइए मीन टाइम। हाँ सर मुझको ये पूछना था सर, करेंटली मैं बीए कर रही हूँ, हम्म लास्ट ईयर है मेरा बीए का। हम्म। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर कि क्या मैं एलिजिबल होंगी 2027 का एग्जाम देने के लिए जामिया का? यस यस, क्यों नहीं एलिजिबल है? क्योंकि सर कुछ लोग बोल रहे थे कि आपका रिजल्ट वगैरह आएगा नहीं तो आप वहाँ फॉर्म में क्या फिल करेंगे बुलाइए उन लोगों से और बात करता कैसे हूँ मैं, एग्जाम। बुला के लाइए उन लोगों को। तो, तो इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी। हाँ तो मैं तो तो कह ही सर रहा मैं, हूँ, देखिए जब आपसे लोग ऐसी बात कह रहे थे तो उन्हीं से क्यों नहीं कंफर्म कर लिया आपने? नहीं सर मैं बहुत कंफ्यूज थी इसलिए मैंने आपका लिंक ज्वाइन करा। फिर वही और बात, मैंने तो सोचा एहसान थोड़ी कि ना किया है ज्वाइन करके मेरे ऊपर। देखिए ये सब आके मेरे से मत बोला करिए कि कुछ लोग हमको कह रहे थे तो हम चले आए यहाँ पूछने, फिर आप कहीं जाएंगी फिर कहेंगी ये लोग तो ऐसे कह रहे थे। ये कोई बात नहीं हुआ।
ठीक है, बात सिंपल सा है कि जो क्वालिफाइंग ईयर कैंडिडेट होता है वो एलिजिबल होता है कि नहीं। तुम 10 लोगों से पूछ ही क्यों रही हो, खुद भी उसको रीड कर सकती हो। ठीक है, जो बच्चा फाइनल ईयर में क्वालिफाइंग ईयर में अगर वो नहीं एलिजिबल रहेगा तो उसका एक ईयर लैप्स नहीं हो जाएगा। एक कॉमन सेंस वाली बात है ये, इसमें इतना पूछने का क्या जरूरत है, खुद से कॉमन सेंस यूज करो। अगर क्लास 12 में, जब मैं फाइनल ईयर में क्लास 12 में था, उसी साल अगर मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लूंगा, उसी साल मैं ग्रेजुएशन का फॉर्म नहीं फिल करूंगा, तो मेरा एक साल का ड्रॉप नहीं हो जाएगा। अगर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूं, लेट से मेरा 2027 में कंप्लीट हो रहा है, तुम कहे कि फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो, तो नहीं फिल करेंगे तब तो मेरा एक साल ड्रॉप नहीं हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो डोंट गिव दिस लेम एक्सक्यूजेस। कोई और कह रहा था तो मुझे लगा कि ये कंफर्म कर लेना चाहिए। ठीक है, आप जाके कहेंगे अरे ये तो कह रहे थे कि जो कर सकते हो, फिर तो आप यही करते रहिए। ठीक है, सिंपल सा बात है, जो क्वालिफाइंग वाला कैंडिडेट होता है एलिजिबल होता है। यू डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी एल्स, यू कैन सिंपली रीड द प्रोस्पेक्टस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और हाँ, किसी भी बात में थोड़ा सा तर्क भी देखना होता है। कॉमन सेंस सिंपल सा ये कहता है कि जैसे मान लो कोई 2026 में कोई बच्चा हो, इस साल जो फॉर्म फिल किया हो, अब जिसका ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हो रहा होगा, अगर उसको इस साल फॉर्म नहीं फिल करने दिया जाएगा तब उसका एक साल ड्रॉप नहीं हो जाएगा। तो ऐसे तो सबके डिग्रियों में एक एक साल का गैप आते जाएगा। तो अपना भी दिमाग यूज करिए थोड़ा सा उसमें। डिड यू गेट माई पॉइंट शालिनी सक्सेना? थैंक यू। एंड देखिए, ये सब एक्सक्यूजेज मतलब वो लोग करते हैं जिनको किसी बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ओन अप नहीं करना रहता है। ठीक है, सिंपल सा बात ये है कि सर और लोग कह रहे हैं, और मतलब खैर। हाँ, इसके पहले कोई कैंडिडेट था जो वो पूछ रहा था लैंग्वेज वाला, हाँ अजमी, आप पूछ रही थी ना अजमी, वो लैंग्वेज वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है अजमी। देखो अजमी, जैसे तुम्हारे स्क्रीन पर देखो, ये एक टीजीटी की वैकेंसी का डिटेल है, मैं दिखा रहा हूँ। जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय का है, ठीक है, ये केवीएस का डिटेल है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो इंग्लिश के टीचर का अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें देखें तो दिया होगा, जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए यहाँ टीजीटी इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, बीएड, सीटेट का पेपर 2 पास। तो कहीं भी ये लिखा हुआ गया कि बीएड में सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? सिंपल सा लिखा हुआ है कि बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। क्या ऐसा लिखा हुआ है कि बीएड के सब्जेक्ट में होना चाहिए? कहीं भी ये मेंशन्ड है? और कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट कभी भी देखिएगा, वहां ये नहीं लिखा रहता कि बीएड के सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये बात मेंशन नहीं रहता है। बीएड मतलब सिंपली बीएड। ठीक है, वो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जरूर बोल रहा है कि इंग्लिश सभी ईयर से आपने पढ़ रखा हो, तो अगर इंग्लिश आपने पढ़ रखा है तो हाँ भाई आप अप्लाई करिए, लेकिन बीएड में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि बीएड तुम्हारा किस मीडियम से है। ठीक है, वहां पर ये बात मैटर नहीं करता, बस बीएड होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो स्पेसिफिकली ये लोग मेंशन करते हैं कि बीएड इस सब्जेक्ट से होना चाहिए। ठीक है, बस यही कंफ्यूजन थी सर, क्योंकि मैं आपको जो कोर्सेज हैं प्रिपरेशन बीएड का मतलब जामिया से मैं करना चाहती हूँ, बस इसलिए कंफ्यूजन थी कि बीएड उसी सब्जेक्ट से करूँ, मैं पीजीटी के लिए बस एलिजिबल। देखो फ्यूचर में ना कभी भी कोई टीचिंग जॉब के बारे में जब बात होती है, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब की, तो कभी भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, वो ग्रेजुएशन के बेसिस पर देखा जाता है। ठीक है, बीएड तो बस बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड किस सब्जेक्ट में है नहीं मैटर करता। तो होता क्या है, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं या तो ये ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या तो पास आउट हैं। तो अगर हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या पास आउट है तो मतलब हमारी डेस्टिनी तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, हमारा सब्जेक्ट तो ऑलरेडी क्लियर है कौन कौन सा मैंने पढ़ रखा है। तो उसको देखकर हम सीधे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंफर्म कर सकते हैं। जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय का मैंने दिखाया, तो उसमें क्या लिखा होता है कि इंग्लिश सभी ईयर्स में आपने पढ़ रखा हो। ठीक है, तो लेट से क्या आपने इंग्लिश पढ़ रखा है सभी ईयर्स में? यस सर, मैंने फर्स्ट ईयर से ही लास्ट ईयर तक इंग्लिश हाँ, लिटरेचर। अगर सभी सेमेस्टर से ईयर्स में तुमने इंग्लिश पढ़ रखा है
और तुमने Yes. बीएड कर रखा है और सीटेट का पेपर 2 पास है तो बिल्कुल एलिजिबल है। वो देख लो वहाँ लिखा हुआ है यार, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है केवीएस का। अगर Yes, कोई इस sir. तरह का अगर दिक्कत होगा तो भाई तुरंत कोर्ट में केस हो जाएगा। ये तो भाई आप या तो आप लिख के दीजिए। तो इसीलिए मुझे ये कंफ्यूजन दूर करना थी कि अगर मेरा जामिया भी नहीं होता है तो फिर मैं डीयू की प्रिपरेशन करूँ। नहीं, इनफैक्ट DSSS में भी कोई सा भी वैकेंसी आप उठा लीजिए, कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि बीएड उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, उस पेडागोजी से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक चीज़ और समझिए, जैसे नॉर्मली कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए अप्लाई करता है तो देखा करो कि उसका होगा क्या, उसको पहले एक मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सोशल साइंस, फिर सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। Yes. ठीक है, वो ऐसा डिवीजन क्यों रहता है? वैसे तो देखा जाए तो टीजीटी लेवल पे 6 से 8 तक तो क्या ही होता है, वो तो सोशल स्टडीज़ की बुक आती है। Yes, sir. स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता है तो वहाँ पर 6 to 8 क्या होता है, एक सोशल साइंस की बुक आती है। तो जब सोशल साइंस की बुक आती है, सोशल स्टडीज़ की बुक आती है, तो फिर वहाँ तो ये बात ही नहीं उठना चाहिए कि हिस्ट्री से है कि इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। इसीलिए हमेशा देखो कि जो सब्जेक्ट 1 रहता है वो आपका एक पेरेंट सब्जेक्ट रहता है। जो सोशल साइंस है फर्दर सोशल साइंस के अंदर डिवाइडेड है। जैसे अभी जामिया का देख रही थी कि लैंग्वेज के अंदर फर्दर सब्जेक्ट डिवाइडेड है, सोशल साइंस के अंदर फर्दर सब्जेक्ट डिवाइडेड है। ठीक है, साइंस के अंदर फर्दर सब्जेक्ट डिवाइडेड है कि फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है कि बायो है। वरना क्लास 6 का बच्चा तो सिंपल सा एक किताब पढ़ता है, साइंस। Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए जब साइंस का टीचर बनना रहता है टीजीटी लेवल पर, तो ये नहीं बोलता है कि केमिस्ट्री का बीएड करके आ रहे हो कि बायो का करके आ रहे हो कि इंटीग्रेटेड साइंस का करके आ रहे हो। सिंपली बोलेगा साइंस, मतलब सिंपली बोलेगा बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन में साइंस का ये सब्जेक्ट होना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, मतलब देखो वो सब लॉजिकली ना सिंप्लीफाइड है, समझना चाहोगे तो समझ में आएगा बात को। ठीक है, जैसे सिंपल सा देखिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, टीजीटी का मतलब होता है क्लास 6 to 8 का तुम टीचर बनने के बारे में बात कर रहे हो। तो साइंस में 6 to 8 में सब्जेक्ट डिवाइडेड नहीं रहता है, सिंपल साइंस का एक सब्जेक्ट रहता है। लेकिन जब तुम बीएड करने जाते हो तो वो जाएगा बायो का करने, ये जाएगा फिजिक्स का करने, ये केमिस्ट्री का जाएगा, एक बायो साइंस का जाएगा, इंटीग्रेटेड साइंस का जाएगा। लेकिन ये सब साइंस का टीजीटी का टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। कैसे एलिजिबल हैं? वो तुम्हारा बोलेगा कि बीएससी में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बीएड का नहीं बोलेगा। क्योंकि अगर बीएड का बोल देगा कि मान लो तुमने बीएड फिजिक्स में किया है या बीएड बायो में किया, अरे यार 6 to 8 पर सिंपल साइंस सब्जेक्ट होता है, वो डिवाइडेड थोड़ी ना कि फिजिक्स है कि बायो है। ठीक है, ये जो स्कूल्स का और बीएड का कॉम्बिनेशन है ना, वो इस तरह से बनाया गया। इतना डिटेल में मैं ओपन मीट में चर्चा नहीं करता हूँ, बहुत लोगों के सर के ऊपर से चला जाएगा बात, वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा स्कूल का सब्जेक्ट देखोगी और ये देखोगी समझ में आने लगेगा क्यों बनाया नियम वो। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू अजमी। यस, किसी और, हाँ, यस प्लीज। हाँ, एनीवन एल्स, किसी और कोई डाउट और क्वेरी? एनीवन एल्स? जी, सानिया इदरिशी, यस प्लीज। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सानिया जी, बताइए। सर जामिया का बैच कब से स्टार्ट होगा? मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों अपडेट आएगा आप लोगों को व्हाट्सएप पर। ठीक है, ये सेशन नहीं हुआ था इसीलिए पेंडिंग में था, तो मोस्ट प्रोबेबली आज रात में कल अपडेट आ जाएगा आप लोगों को। ओके सर, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट सीयूईटी वालों को भी क्लासेस शुरू नहीं हुए, सब 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, विद इन दिस वीक ओनली सब शुरू हो जाएगा। हाँ, ये सादिया परवीन, यस प्लीज। सर मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में, और इंग्लिश लिटरेचर मेरे पास बीए में नहीं था, तो उसके बाद बीएड करने के बाद क्या मैं पीजीटी एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ? पीजीटी किस चीज़ के लिए? पीजीटी इंग्लिश। पीजीटी इंग्लिश के लिए, अच्छा ठीक है। तो आपने इंग्लिश कर रखा है पीजी में, मतलब पीजी इंग्लिश कर रखी है आपने? जी जी। ठीक है, क्या आपने ग्रेजुएशन में Yes, भी sir. इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रखा है? एक सेमेस्टर के लिए ही सही? नो सर, ग्रेजुएशन में नहीं था। एक सेमेस्टर भी नहीं पढ़ा नो है? सर, नो सर। यार आप बन सकती हैं पीजीटी इंग्लिश, लेकिन आने वाले समय में दिक्कत होगा, कुछ कुछ संस्थाओं में दिक्कत होगा, कुछ कुछ जगह पर एलिजिबल रहेंगी। ठीक है, जैसे मान लो DSSS है, तो DSSS में हो सकता है एलिजिबल रहो दिल्ली में टीचिंग जॉब के लिए, लेकिन हो सकता है नवोदय विद्यालय वाले में एलिजिबल ना रहो। ठीक है, हो सकता है केंद्रीय विद्यालय वाले में एलिजिबल रहो, लेकिन क्या कहते हैं, ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में नॉट एलिजिबल रहो। इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा।
क्योंकि फरवरी 2025 में ये नया गाइडलाइन आया था। फरवरी 2025 के पहले कोई बच्चा सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीजी कर लेता तो पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाता था, कि पीजी प्लस बीएड कर लिया तो पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि एक सेमेस्टर के लिए सही वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। लेकिन ये बात सभी रिक्रूटमेंट संस्थाओं पे अभी लागू नहीं होती है, कुछ पर लागू होता है, कुछ पर नहीं होता है। ठीक है, तो मान लो DSSB में एलिजिबल हो, आज एलिजिबल हो, कल को वहाँ भी नियम चेंज हो सकता है। ठीक है सादिया, यस नो बात समझ में आई? ओके, विल मूव टू नेक्स्ट कैंडिडेट नेहा। यस नेहा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हम एक यूनिवर्सिटी में 2 पेपर को हम भर सकते हैं? जैसे सर मेरा प्लान है कि मैं इस साल ना मतलब कि अगले साल मतलब कि मैं हिंदी ऑनर्स के भर दूं, मतलब और दूसरे की स्पेशल बीएड का भी भर दूं। तो सर दोनों से यस यस, स्पेशल बीएड का भर सकती हैं और साथ में नॉर्मल बीएड का भर सकती हैं, बिल्कुल भर सकती हैं। तो सर मैंने अगले साल मतलब कि मैंने ना पेपर दिया था, मेरे हिंदी ऑनर्स था, मैं उसके एलिजिबल थी, पर मुझे ना पता नहीं था, तो मैंने क्या किया था, मैंने ना वो जो 04 वाला पेपर है वो फिर किया था। इससे क्या होता है कि मेरा मतलब मेरा एडमिशन हो नहीं पाया, तो मुझे पता नहीं था कि एक साथ मैं 2-3 पेपर कोड भी भर सकती, पर मुझे पेपर अब कोड समझ की आया। बात छोड़िए, अगर आप जामिया का ही फॉर्म फिल कर रही हैं तो जामिया का बीएड, स्पेशल एजुकेशन का बीएड, ये सब अलग से फॉर्म फिल होता है। एंड इसमें ये दिस इज द स्मार्ट मूव। अब आप कह रही हैं कि मुझे नहीं पता था कि साथ में 1-2 और फिल कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो मेरा बीएड का सेशन हुआ वहाँ बच्चों को मैंने यही बात बताया कि आप 2-3 फिल करिए, लेकिन वहाँ बच्चों के दिमाग में आता है अरे सर मेरा तो सिर्फ एक ही टारगेट है। आपको नहीं लगता कि एक ही यूनिवर्सिटी पर फोकस करना चाहिए? तो देखिए, एक ही यूनिवर्सिटी पर फोकस करने का नतीजा ये है कि आप यहाँ बैठी हैं किसी कॉलेज में होने के बजाय फिलहाल। ठीक है, 2-3 पेपर कोड का फॉर्म फिल करती, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग कॉम्बिनेशन से फिल करती तो जरूर एक जगह होता। ठीक है नेहा? जी सर। चलिए, आप कमिंग ईयर में ध्यान रखिएगा और बीएड का भी भरिए। स्पेशल एजुकेशन वाला भी फिल कर सकती हैं, तो स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड सबके लिए रिकमेंडेड नहीं रहता है, लेकिन उसको भी फिल कर सकती हैं। ठीक है, यस सानिया इदरिसी, यस प्लीज। सर मैं भी यही सोच रही हूँ कि IPU CUET और मतलब वो जामिया के भी तीनों बीएड जनरल वो सब फॉर्म फिल करूँ। यस यस, बिल्कुल फिल करना चाहिए। और इस बात को लेकर निश्चिंत रहो, कोई क्लैश वलैश कुछ नहीं होगा। सब मस्त सारा का पेपर दे लोगी एकदम आराम से, और एकदम मस्त आराम से प्रिपेयर करके दे पाओगी। इनफैक्ट आप जामिया के बीएड की प्रिपरेशन क्लास में है ना? यस सर। वो दिल्ली बाइट्स के जामिया का बीएड का प्रिपरेशन क्लास मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है कि जामिया का स्पेशल एजुकेशन का बीएड हो, चाहे जामिया का जो है प्राइमरी वाला बीएड हो, या जामिया का रेगुलर वाला बीएड हो, सभी जगह पर आप जो है उस जामिया के बीएड के प्रिपरेशन क्लास से बहुत स्मूथली आप क्वालिफाई कर पाएंगे उसको बिना किसी दिक्कत के। हाँ जी सर। और रिजल्ट भी सर इग्नू का बहुत लेट आता है, और मैंने कहा एक साल में कर लेती हूँ ड्रॉप, और सर अब मैं एज अ साइंस टीचर मतलब ड्रॉप कर रही हूँ इसलिए, और मतलब थोड़ा मेरी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मैं 2 सब्जेक्ट्स है मेरे पास, जीके और साइंस पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो मेरी भी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। नहीं ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। एंड ये सब अप्रोच माइंड में लेके चलिए कि अच्छा 2-3 हम ऑप्शंस ओपन रखे हैं, और हम कोई मतलब देखो यार, एक चीज़ आप लोगों को बताएं, जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा डेली बैच पे ज्वाइन करता है, तो वो कई बार हमसे आके बोलता है कि सर जामिया के लिए हमको अलग प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा और CUET के लिए अलग ज्वाइन करना पड़ेगा क्या? तो बच्चा ना हम लोगों को एज अ विलन देखता है कि अबे ये लोग तो CUET के लिए अलग से पैसा ले रहे हैं, जामिया के लिए अलग से पैसा ले रहे हैं, IP के लिए अलग से पैसा ले रहे हैं। अरे यार, एक्चुअली इस बात के लिए तुम सरकार को गाली दो, हमसे क्या कह रहे हो? ठीक है, आप खुद सोच के देखिए ना, CUET का पेपर स्ट्रक्चर अलग है, जामिया का अलग है। जामिया में कोई बच्चा साइंस का है, लैंग्वेज का है, सोशल साइंस का, उसका पेपर स्ट्रक्चर टोटली अलग है जो CUET से पूछता है। पता है, इस चक्कर में हम लोगों को दिक्कत होता है कि 75 अलग अलग यूनिवर्सिटियों का अलग अलग बैच बनाइए, अलग अलग क्लासेस करवाइए। और कुछ तो ऐसे प्रिपरेशन क्लासेस होते हैं दिल्ली बाइट सिर्फ इसलिए करवाता है जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग द लेगेसी। हम लोग 7 साल 8 साल से उसको प्रिपरेशन कराते हैं तो करवा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग को कोई बहुत प्रॉफिट नहीं होता है। अब जामिया ही ले लीजिए, जामिया का अगर आप सिलेबस देखोगे तो टोटल उसमें आपको 8 से 9 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद सोच के देखिए, आप सब अगर आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप लोग, अगर किसी बच्चे को आप कभी ज़िंदगी में ट्यूशन भी पढ़ाए होंगे ना, थोड़ा सा भी अपना लॉजिक इस्तेमाल करके देखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अब तुम ये जामिया का पेपर देखो, अब
तुमको कोई मान लो नेचुरल साइंस के लिए प्रिपेयर करा रहा है, जैसे मान लो कोई जामिया का पेपर दे रहा है, उससे क्या पूछ रहा है, उससे 20 क्वेश्चन पूछेगा साइंस का। एक बात समझिएगा, तो क्या साइंस में केवल फिजिक्स है? अरे भाई हमको उसको फिजिक्स भी पढ़ाना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाना पड़ेगा, बायो भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सोशल साइंस का 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या हम तुमको केवल 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे? अरे हिस्ट्री पढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना पड़ेगा, जियोग्राफी पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस का होगा, उसको हिस्ट्री पढ़ाने में मौत आने लगेगी। यहाँ कोई हिस्ट्री का बच्चा होगा, उसको जियोग्राफी पढ़ाने में हालत ख़राब होने लगेगी। लेकिन अभी कोई जामिया के बैच में रहेगा तो हमको उसको चारों सब्जेक्ट पढ़ाना है, हमको उसको मैथ का क्लास अलग से कराना है, लैंग्वेज का पेडागोजी का टीचर भेजना है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास हमको अलग से कराना है उसको। अब एक बात बताओ, तुम यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देख रहे हो, अकेले साइंस 3-4 है, सोशल साइंस के अंदर 4 है, मैथमेटिक्स का अलग है, रीजनिंग का अलग है, लैंग्वेज का अलग है, करंट अफेयर का अलग है। बैच को 2 महीने में कंप्लीट कराना है, इतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं तुमको। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम हिस्ट्री के हो तो तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने को तैयार नहीं हो, तुम फिजिक्स के हो तो तुम केमिस्ट्री पढ़ाने को रेडी नहीं हो, तुम बायो के हो तो तुम फिजिक्स पढ़ाने को रेडी नहीं हो, तो भाई तुम्हारे लिए हमको अलग अलग व्यवस्था करना पड़ेगा इस बैच में। और अगर वो ढंग के टीचर होंगे तो भाई फी ज़्यादा होगा, भाई वो फ्री में तो आके सोशल सर्विस तो कर नहीं रहे हैं। तो ये जो सिलेबस है ना, इसको अगर आप ढंग से देखोगे तो बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। तो इसका, और कोई बच्चा COQP05 का सिलेबस देखे CUET के पेपर का, भाई दोनों का कोई सर पैर कोई संबंध ही नहीं है। सोशल साइंस COQP04 का पेपर देख लो और यहाँ देख लो, जो बच्चा COQP04 सोशल साइंस का पेपर दे रहा होगा उससे साइंस थोड़ी ना पूछ रहा है, उससे मैथ थोड़ी ना पूछ रहा है, उससे लैंग्वेज थोड़ी ना पूछ रहा है, करंट अफेयर थोड़ी ना पूछ रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ी ना पूछ रहा है, लेकिन जामिया में पूछ रहा है। अब उसके लिए हमको अलग व्यवस्था करना पड़ता है, इसके लिए हमको अलग व्यवस्था करना पड़ता है, तीसरी यूनिवर्सिटी के लिए अलग से व्यवस्था करना पड़ता है। तो होता क्या है, और इन यूनिवर्सिटियों में ऐसा नहीं है कि ये SSC का एग्ज़ाम है और नीट का एग्ज़ाम है कि भाई लाखों बच्चे दे रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं जो एग्जाम्स को देते हैं। तो कोई भी इसका ढंग से जब प्रिपरेशन कराएगा ना तो दे विल चार्ज यू, अगर वो ढंग से करवा रहा है तो, अगर उसकी क्लासेस लाइव होती हैं तो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी कोई जामिया का हमारा क्लास होगा तो इकोनॉमिक्स तुमको अलग फैकल्टी पढ़ाएगा, जियोग्राफी तुमको अलग पढ़ाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी मैं पढ़ाता हूँ, साइंस तुमको अलग फैकल्टी पढ़ाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड तुमको अलग फैकल्टी पढ़ाएगा। अब 5,000 रुपये बच्चे का फीस है। अगर तुम कहीं पर ट्यूशन पढ़ाते होगे, महीने भर का 500 रुपये का फीस लेते होगे तो सिलेबस नहीं कंप्लीट कराते हो। यहाँ तो हर सब्जेक्ट हमको कंप्लीट करवाना है, साथ में रिकॉर्डिंग देना है बच्चे को। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आप उसको ठीक तरीके से समझोगे, अगर ढंग के फैकल्टीज चाहिए तो। क्योंकि देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में भी ये बात शेयर किया था, है क्या ना, आजकल बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी हैं जो छोटे छोटे एग्जाम्स में कूद गए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक ऑफिस खोल लेते हैं, नोएडा में एक ऑफिस खोल लेंगे, दिल्ली में खोल लेंगे, लखनऊ में खोल लेंगे, पास की यूनिवर्सिटी से तुम्हारे जैसे किसी बच्चे को बुलाएंगे और कहेंगे तुम यूट्यूब पर जियोग्राफी का लाइव पढ़ा दो। उस बच्चे को B.Ed का B भी नहीं पता होगा, उसको 400 रुपये दहाड़ी देते हैं और थोड़ा सा जियोग्राफी पर कथा बाँचेगा, शाम का उसका 2 बियर 2 समोसा हो गया, वो अपना 400-600 रुपये लेके चला जाता है। येस, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। आप जाके देखिएगा, आप किसी प्लेटफॉर्म को उठाना, 3 साल का उनका टीचिंग का वो देख लेना, देखो कि इस साल सोशल साइंस कोई और पढ़ा रहा था, अगले साल कोई और पढ़ा रहा होता है, ठीक है। तमाम ऐसी संस्थाएं, पता चलेगा बनारस वहीं खुला हुआ है, BHU के B.Ed के किसी बच्चे को बुलाएं, वो इनके यहाँ जियोग्राफी पढ़ा रहा था, फिजिक्स पढ़ा रहा था, 2 साल पढ़ाया, छोड़ के चला गया कहीं और, मतलब उसका B.Ed कंप्लीट हो गया, वो शहर चेंज कर दिया। तो अब होता क्या है कि भाई जो खुद मुसाफिर है, जो यहाँ यहाँ कर रहा है, वो तुमको क्या समझाएगा कि करियर में एक परमानेंट स्टेबिलिटी क्या चीज़ है। तो उसके लिए भाई आपको ढंग के टीचर्स के पास जाना पड़ेगा, ढंग की चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक ऐसे ग्रुप ऑफ टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी भाई जिनके पास भाई जॉब का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो गवर्नमेंट में टीचिंग में हो। आपको एक ऐसे बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी जो जामिया में जाकर खुद जामिया को क्लोजली देख रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो होता क्या ना, स्टूडेंट लेवल पर भी ना तुमको थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ता है। और शॉर्ट्स और रील्स के ज़माने में इंटरनेट इतना नॉइजी हो गया है कि हर आदमी अपने आप को बेस्ट क्लेम करता है, ठीक है। लेकिन तुम 4 टीचरों से बात करो, चारों को तुम सामने बैठा दो, अभी हालत ख़राब हो जाएगी। तुमको पता चल जाएगा कौन उसमें टीचर है, कौन बस उसमें ऐसे ही ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। तो देखो यार, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड मेकिंग वीडियो कॉन्टेंट, ठीक है। इसमें आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। बाइफरकेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो यार, सीटें वगैरह हैं कम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, और ये सब सिलेक्शन ना हवाई चूरन देने से नहीं होगा,
ठीक है, थोड़ा सा ना यू नीड टू बी सिंसियर अबाउट इट। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा आपको, सिंसियरली आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप इस सेशन में ज्वाइंड हैं, तो भाई तुमको सिंसियरली आगे घंटा भर सुनना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा, थोड़ा अपना समझ लगाना पड़ेगा, तो तुमको बात समझ में आएगी। कभी होगा कुछ फालतू क्वेश्चन लेके आ जाओगे, डांट भी सुन जाओगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट सेशन में फिर आ जाओ, कम से कम उससे मेरी बात तो क्लियर हो गई। तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि एटलीस्ट अभी मैं किसी को कुछ बोल रहा था कि भाई आप कह रहे हो मैंने ऐसा सुना है और ये सब वो लोग होते हैं भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं किसी बात का। यहाँ कहेंगे वहाँ सुना है, फिर कहीं और जाएंगे कहेंगे हमको किसी और ने सुनाया है, खुद का कोई दिमाग ही नहीं है। तुमको तो खुश होना चाहिए इस बात पर कि तुमको इस बात के लिए कोई डांट रहा है। ठीक है, थ्रू आउट जितने ओपन सेशंस होते हैं, आपको मैं ये थोड़ी नहीं समझा रहा हूँ कि डेलीबेट्स की प्रिपरेशन क्लासेस के ये टर्म्स कंडीशन है, ये फी है। कोई बच्चा बात किया होगा तो मैंने बोला होगा जाके वो वीडियो लेक्चर देखिए, जाके प्लेलिस्ट देखिए। यहाँ पर ओपन सेशन में हम लोग मुद्दे पर बात करने बैठे हैं, मतलब देयर इज सम सीरियस डिस्कशन गोइंग ऑन। तो यही चीज़ आपके लिए भी है, क्योंकि यार सिलेक्शन अगर चाहिए तो तुमको वो करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ, अंत में तुमको वही करना पड़ेगा जो कह रहा हूँ। और तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन बहुत सारे लोग करते हैं, सेलेक्ट कितने लोग होते हैं। तो मैं वो बातें कर रहा हूँ उस बच्चे के लिए कर रहा हूँ जिसको सेलेक्ट होना है, जिसको हवाई बस ऐसे यहाँ वहाँ करना है कि यहाँ गए वहाँ गए। और हाँ, अगर आप लोग चीज़ों को ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो और ऑनलाइन देख रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मुझे बस इन्हीं का कंटेंट देखना है, उसके बाद मत देखिएगा। 2 से 3 जो आपको अच्छा लगे। आपको डेली बैट्स अच्छा लगता है, डेली बैट्स चूज करिए, नहीं डेली बैट्स अच्छा लगता है तो स्टे अवे फ्रॉम डेली बैट्स। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है अरे आज तक तो हमको किसी ने कुछ बोला नहीं, ये आदमी कौन है, मेरे को ओपन सेशन में 4 बात सुना दिया, स्टे अवे फ्रॉम डेली बैट्स, कभी मत ज्वाइन करना, निकलो यहाँ से। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जो कनेक्टेड फील करे, जो समझ में आ रहा है वो ज्वाइन करिए। आप कहीं और कनेक्टेड फील कर रहे हैं, गो देयर। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग आपको अननेसेसरी पैम्पर नहीं करेंगे, हम आपको फ़ोन करके ये नहीं समझाएंगे कि अच्छा जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ऐप में जब इंस्टॉल करके ज्वाइन करिएगा ना तो यूज़ करिएगा कोड SRISTI30, आपको 30% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आप यूज़ करिएगा अभिलाष20, मेरे नाम का कोड आप लगाइएगा, 20% ऑफ हो जाएगा। थैंक यू मैम फॉर गाइडिंग, थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत मदद किया। ठीक है, यूज़ करिएगा कोड प्रियंका30 ऑफ हो जाएगा। तो बच्चा इन चीज़ों में फंस जाता है यार, मतलब बात 30% 20% का नहीं है यार, बात ये तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए यार, वॉट एवर इट टेक्स। ठीक है, नो बडी इन योर लाइफ इज गोइंग टू एवर रिवॉर्ड यू फॉर गिविंग कि अरे वाह बेटा बहुत अच्छा कोशिश किया, बहुत अच्छा कोशिश किया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, लोग तुमसे आके कहेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा 4th आए हो, कोई दिक्कत नहीं, तुमने कोशिश तो किया, कोई बात नहीं। अरे भाई कोई याद वाद नहीं रखता है। ठीक है, नो बडी विल रिवॉर्ड यू फॉर कि अच्छा कोई बात नहीं तुमने बहुत अच्छा किया। मतलब यू डोंट हैव टू बी लाइक कि ठीक है हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू गेन इट बाय वॉट एवर मीन्स, वॉट एवर इट टेक्स। ठीक है, गुड बैड जैसा नहीं है कि अच्छा कोई बात नहीं, वेल ट्राइड नहीं। ठीक है, ये नहीं कि वेल ट्राइड जैसा कुछ नहीं होता है। मतलब ठीक है, यू आर गिविंग योर बेस्ट, वो बात अच्छी है, बट डू वॉट एवर इट टेक्स। किस चीज़ को पाना चाह रहे हो, डू वॉट एवर इट टेक्स, सारे पत्ते खोल दीजिए एकदम। तो अब पाना क्या चाह रहे हो इसको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। अब कैसे डिफाइन होगा, सर हम जामिया से बीएड करना चाहते हैं, फिर वही फालतू बात, सर मैं किसी अच्छे संस्था से बीएड करना चाहता हूँ, तब तुम्हारा डेफिनेशन ठीक से निकलेगा। अच्छा, अच्छे संस्था से करना चाहते हो, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ अच्छी संस्थाएं हैं जिनको आप टारगेट करिए, तो तुमको थोड़ा सहूलियत भी मिलेगा। क्योंकि देखो यार, ज़िंदगी में जब भी ऑप्शंस रहते हैं ना, कभी तुमको डिप्रेशन नहीं होगा, कभी तुमको एंग्जाइटी नहीं होगा, कभी तुमको फियर नहीं होगा। जब जब ज़िंदगी में ऑप्शन कम रहते हैं तभी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर होता है। क्योंकि तब होगा क्या, कहीं एक जगह आप सफल असफल रहोगे तो लगेगा यार चलो ठीक है यार आगे देख लेते हैं, कहीं और कुछ हो सकता है, काम बन जाए। ठीक है, तो हमेशा ऑप्शंस ओपन रखिए। जब भी ऑप्शन रहेगा, एक होप रहेगा, उम्मीद रहेगा, तो कभी एंग्जाइटी, फियर आपको ओवरटेक नहीं करेगा। तो अब अच्छी संस्था में एडमिशन लेना है, हाँ मेरा टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी है,
मेरा प्राइम गोल वही है, लेकिन क्या दिक्कत है जामिया का फॉर्म फिल करने में, कर लो। ठीक है, बात सिंपल सी है। जामिया में एडमिशन लेना है, सर हमने तो कभी लाइफ में सोचा नहीं स्पेशल एजुकेशन का बीएड करने के लिए। अबे यार 4 वीडियो सर्च करोगे डेली बैट्स पर, स्पेशल एजुकेशन के बीएड के बारे में पता चल जाएगा क्या होता है। उसका फॉर्म फिल कर लो, दे लो पेपर, क्या जा रहा है पेपर देने में, एक एक्स्ट्रा टिक मार्क ही तो करना है, एक दिन एग्जाम सेंटर जाके दे लेना पेपर। इसमें लोग घंटों घंटों डिस्कशन करते हैं कि सर मैंने सोचा दे दें, फिर मुझे लगा नहीं करना चाहिए। अबे इतना क्या दिमाग लगा रहे हो भाई, 500 रुपये अफोर्ड कर सकते हो तो भर के फॉर्म दे के फाइल क्लोज कर भाई, अपना दिमाग सही जगह इस्तेमाल कर। इतना इसमें कोई बहुत बुद्धिजीवी वाली बात थोड़ी है, लेकिन मैं देखता हूं कि लोग इन फालतू कामों को करते हैं फिर बुद्धिजीवी बनते हैं। इसमें कुछ बुद्धिजीवी से ऐसा है ही नहीं कि हमको 2 फॉर्म 3 फॉर्म या 4 फॉर्म कुछ हम ऐसा फिल कर रहे हैं, कुछ भी बुद्धिजीवी जैसा नहीं है। फिल करना चाहिए, नेचुरली फिल करिए, ठीक है। 3 4 5 ऑप्शन ओपन करिए, अब उसमें कोई तुमको सस्ता महंगा समझा देगा, अरे यार नहीं होगा ना तो उससे ज़्यादा कीमत हो जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो जानते होगा क्या, दर दर तुम यहाँ कॉलेज वहाँ कॉलेज, ये बीएड वो बीएड करके भटकोगे और तुम्हारा उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में तुमको नरेला से एक बार जामिया भेज देंगे, या एक बार तुमको जो है साकेत से जो है सीआई की तरफ भेज देंगे, 2 बार 3 बार मेट्रो में इधर उधर एडमिशन कराने के नाम पर भगा देंगे, 1000 1500 ऐसा ही खर्चा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 4 बार जाओगे, मेट्रो कार्ड का पैसा कब खत्म हो जाएगा 500 1000 पता भी नहीं चलेगा, पूरा पूरा दिन चला जाएगा। तो देखो यार, इंटरनेट ने हमको ये चीज़ सिंप्लीफाई कर दी है। अब मान लो मैंने कहा फर्स्ट सेशन में कि एटलीस्ट 4 5 आपको ऑप्शन ओपन रखना चाहिए, तो कौन सी बड़ी बात मैंने कह दी, वेल आई एम गिविंग अ थॉट कि 4 5 ऑप्शन ओपन रखना चाहिए कि नहीं, मैंने फलाना दीदी भैया से डिस्कस किया था। अभी इतना क्या डिस्कस कर रहे हो यार, किसी फैसले को अगर नहीं लेना है तो 50 लोगों से डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। और किसी फैसले को लेना है तो एक आदमी से डिस्कस किया, बाकी का अपना दिमाग इस्तेमाल करो। लेकिन होता क्या, 90% लोग कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। और मैं कहता हूं कि ऐसे फालतू बातों में डिसीजन लेने जैसा क्या है। सीयूईटी का एग्जाम मार्च के महीने में होगा, जामिया का एग्जाम जून के महीने में होगा, तो दिमाग क्या लगा रहा है, दोनों का फॉर्म फिल कर देना जब आएगा तो, डिबेट खत्म। बस इतना ही क्वेश्चन है कि अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर इट, ठीक है। नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो यार तब फिर तुमको देखना पड़ेगा। अब तुम नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो तुमको एडिशनल मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो कीमत और ज़्यादा होगी। और मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा हूँ, मतलब होता क्या है कि बाय हार्ट आई एम वेरी सॉफ्ट, तो होता क्या है कि पास्ट में बहुत बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। कोई बच्चा आया, कुछ फैमिली वैमिली का प्रॉब्लम शेयर किया और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया था, और मान लो एडमिशन नहीं हुआ। और पता है बाद में क्या होता है, जब एडमिशन नहीं होगा तो बाद में उसके घर वाले आते हैं, वो बच्चा आएगा कहेगा सर कोई ऐसा कॉलेज बताइए सर जहाँ एडमिशन हो जाए, सर हम कोई भी फ़ी देने के लिए तैयार हैं, कोई पैसा देने के लिए तैयार है, वरना मेरे घर वाले शादी कर देंगे। जो बच्चा 4 दिन पहले 500 रुपये फ़ी दे के प्रिपेयर करने के लिए तैयार नहीं था, वो 50,000 रुपये घूस देने के लिए तैयार है। ऐसे ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, मतलब ऐसी सी बातें करने वाले आ जाते हैं। तो देखो यार, होता क्या है कि कभी भी सिस्टम से तरीके से सेलेक्ट होकर के जाना बहुत ईजी होता है। तो आपको 4 5 यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन ओपन रखना चाहिए। आप अपने लोकेशन के इन एंड अराउंड देखिए कि अगर मैं यूपी में रहता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से मैं बीएड कर सकता हूँ। अगर मैं पटना में रहता हूँ तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से कर सकता हूँ। अगर मैं हरियाणा पंचकुला में रहता हूँ तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से कर सकता हूँ। अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, नहीं नहीं सर हम आईपी यूनिवर्सिटी से नहीं करेंगे, आईपी यूनिवर्सिटी तो बहुत महंगा है। अरे तो मतलब फॉर्म फिल करके देख लो कौन सा आईपी यूनिवर्सिटी वाले तुमको बुला रहे हैं, कौन सा एससीईआरटी वाले कह रहे हैं कि आगे एडमिशन ले लो। तो फिर तुमको ये भी देखना पड़ेगा कि तुम ये कह रहे हो महंगा है, अरे तो पहले एडमिशन तो हो, फिर तो महंगा सस्ता डिसाइड होगा। एडमिशन ही नहीं हो रहा, बोल रहे हो महंगा है इसलिए नहीं जाएंगे, हाँ तो बुला भी तो नहीं रहा है। तो सिंपल सा बात है। तो इसमें बहुत दिमाग लगाने जैसा नहीं है, इसमें कुछ भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप 4 5 यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल करिए। और हाँ, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो फाइनल ईयर वगैरह में हैं, तो अब जैसे मान लीजिए अभी कोई कह रहा था कि हमको 4 लोगों ने बोला कि नहीं नहीं तुम फाइनल ईयर में तो नहीं फिल कर सकते हो ये वो। भाई अपने एडवाइज़र चेंज करो भाई, ऐसे गधों से दूर रहो। अगर फाइनल ईयर में कोई बच्चा फॉर्म नहीं फिल करेगा तो उसका 1 साल का ड्रॉप हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। आप कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो जो ऐसा सलाह दे रहे हैं, भाई इन लोगों से दूर रहो। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी तरह कोई बच्चा है बीएड कर रहा है, अब वो पूछता है कि सर बीएड करें या एमए करें। अरे यार बीएड प्रोफेशनल डिग्री है,
बीएड में एडमिशन हो जाए तो पहले बीएड करिए ढंग की जगह से। एमए तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी कर सकते हो, ठीक है, वो टोटली एट पार है। तो देखो, और हाँ, इससे भी ऊपर लेवल की बात करना चाहते हो, इससे भी ऊपर दर्जे की कुछ बात समझना चाहते हो, तो ये तो लड़ाई सिर्फ डिग्री की है। डिग्री कोई नौकरी की गारंटी नहीं होती। डिग्री सिर्फ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। सिलेक्शन बहुत लॉन्ग वे प्रोसीजर है। तो अर्ली एम्प्लॉयमेंट के लिए, जल्दी जॉब पाने के लिए, अच्छा पैसा अर्न करने के लिए, अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ अर्न करने के लिए, एक हेल्दी लाइफ अर्न करने के लिए, जिस भी सेक्टर में आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो उस सेक्टर का स्किल आपको आना चाहिए। अगर मैं मेडिकल लाइन में जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे मन पसंदीदा कॉलेज मुझे ना मिला हो, लेकिन मुझे मेडिकल लाइन के स्किल्स मुझे आने चाहिए। क्या हेल्थ सेक्टर में क्या स्किल होता है किसी के स्वास्थ्य के लेकर, किन बातों का मुझे ध्यान रखना है। मैं इंजीनियरिंग सेक्टर में जा रहा हूँ तो मुझे देखना होगा क्या स्किल्स इंजीनियरिंग सेक्टर में रिक्वायर्ड है। मैं टीचिंग सेक्टर में आ रहा हूँ तो मुझे देखना होगा कि टीचिंग सेक्टर में क्या स्किल रिक्वायर्ड है। यहाँ तुम एज ए स्टूडेंट बात कर रहे हो, लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर तुम्हारा बीएड में एडमिशन हो जाएगा तो एक तरह से तुम अदर टीचर बन गए। तुमसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। स्टूडेंट्स उम्मीद करेंगे कि तुम ज़्यादा समझ से चीज़ों को बोलो, ज़्यादा कैलकुलेटेड होकर बात करो। तो तुम्हारा लैंग्वेज पर कमांड अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा सब्जेक्ट पर कमांड अच्छा होना चाहिए। और हाँ, सब्जेक्ट पर कमांड होने से कोई बहुत अच्छा टीचर नहीं बनते हो आप। जितने बच्चे, मान लो एक क्लास में मैथ्स के 30 बच्चे हैं, तो हाँ 30 को मैथ्स आती है, तभी वो एक क्लास में मास्टर्स कर रहे हैं, बैठ के एमएससी मैथ्स कर रहे हैं। कौन उसमें से मैथ्स का ढंग का टीचर बनेगा, ये एक अलग क्वेश्चन मार्क है। हिस्ट्री की क्लास में 50 बच्चों ने, तुम्हारे बैच में 50 बच्चे थे जिन्होंने हिस्ट्री में यूजी किया, वो 50 में 40 है जो बीएड का फॉर्म फिल किए हैं, उसमें से 30 ऐसे हैं जो बीएड करके निकले हैं। तो क्या 30 हिस्ट्री के टीचर बन जाएंगे? हाँ, कहने के लिए तो ऑफिशियली बन ही जाएंगे, लेकिन ढंग का टीचर कौन बनेगा? टीचिंग के, हिस्ट्री के स्किल्स क्या होंगे उनके पास, वो किस तरह से बात को समझा रहे हैं, क्या नॉलेज है, क्या शब्दावली है, उससे तो स्टूडेंट आपसे कनेक्टेड फील करेगा। तो देखो यार, हर फील्ड का एक स्किल होता है। तो जब वो स्किल्स आपके पास होंगे तो भाई, जिसके पास स्किल है भाई, वो अनएम्प्लॉयड हो ही नहीं सकता है। एम्प्लॉयर्स आर रनिंग आफ्टर देम। तो ढंग का स्किल वाला बंदा छोड़ न दे, ठीक है। जो हमारे पास पुराने फैकल्टीज हैं, जो डेली बैठ से बहुत समय से काम करते हैं, लोग जिनके पास अच्छा नॉलेज है, जो अच्छे अच्छे जगह सेलेक्टेड है, भाई हम इंश्योर करते हैं कि वो प्लेटफॉर्म पे हमेशा बने रहें। उसी हिसाब से उनको पे किया जाता है। प्लेटफॉर्म इज रनिंग आफ्टर देम। फिर बहुत सारे ऐसे भी टीचर आते हैं, भाई ना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो अगर वो मेरी बात ना सुने तो इमीडिएटली दे आर फायर्ड। और जो पुराने टीचर हैं भाई, वो क्या कह रहे होते हैं उनकी बात हमको भी सुननी पड़ती है, क्योंकि उनका स्किल मुझे सुना रहा है, ठीक है, उनका टैलेंट, भाई वो ढंग का टैलेंटेड आदमी है। तो अच्छा, और टैलेंटेड होने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि दे आर बॉर्न टैलेंटेड और समथिंग, बस जागरूक हैं, अपने फील्ड के रिगार्डिंग जानकारी है, एज सिंपल एज दैट। जितना ज़्यादा जानकारी है उतना अच्छा वो करा देंगे। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब जैसे मान लो डेली बैट्स की फैकल्टी नूपुर में, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, वो मान लो मैथ रीजनिंग पढ़ा रही हैं, तो उनसे कोई बच्चा कुछ भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग पूछ ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, या तो वो आपको तुरंत बता देंगी, नहीं पता होगा तो 5 मिनट में चेक करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगी पूरा क्या बात कह रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको उस चीज़ों की रिगार्डिंग आइडिया है। खुद भी गवर्नमेंट टीचर हैं, डेली बैट से मेरी स्टूडेंट रही हैं बहुत पहले। तो जो इस तरह का आदमी है उसका वैल्यू है, ठीक है। तो यही आपके ऊपर भी लागू होता है। आप टीचर बने आओ, डिग्री तो मतलब वो तो है ही, तैयारी वारी करोगे, बीएड वर्ड की डिग्री लोगे, सब तो एक बात है, लेकिन ज़्यादा जरूरी क्या है, ठीक है, ज़्यादा जरूरी ये है कि यार तुम डेली बैट ज्वाइन करो, कहीं ज्वाइन करो, डजंट मैटर, लॉन्ग टर्म में तुम्हारा करियर सक्सेसफुल होना चाहिए, दैट्स ऑल दैट मैटर्स, वॉट एवर इट टेक्स, ठीक है। सो डोंट डू योर बेस्ट, डू वॉट एवर इट टेक्स, ठीक है, डोंट डू योर बेस्ट, डू वॉट एवर इट टेक्स, सिर्फ बेस्ट करने का कोई रिवॉर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए खैर, किसी और कोई समस्या परेशानी, जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन। किसी भी कैंडिडेट को कोई और समस्या परेशानी, अपना हैंड रेज करिए। एनीवन? यस अजनी, यस प्लीज। हाँ, ये सर मुझे पूछना था कि क्लासेस ये कब और कैसे ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लासेस, देखिए व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर है 8506, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ 387546, ठीक है, व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर है ये। आप जिसको जो सारी प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना होगा इसे मैसेज करके बोल दीजिएगा कि मैम हमको इस सब्जेक्ट का, इस यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है, वो आपको एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर भेज देंगी, वहाँ ज्वाइन करने का प्रोसीजर वगैरह सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वो प्रोसीजर फॉलो करिए, ऐड कर देंगी, ठीक है। और कोई भी ऐसा बच्चा जो बीएड क्लास में एनरोल कर रहा है, अभी कोई भी क्लास शुरू नहीं हुआ है, सब 2-3 दिन में अगले शुरू हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ओपन सेशंस पेंडिंग थे।
बच्चे जो बैच में ज्वाइन करते हैं, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि उनका क्लासेस वगैरह शुरू होने से पहले यार वो एलिजिबिलिटी वगैरह अपना कंफर्म कर लें। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा पता चला फीस दे के एलिजिबल ही ना हो, आके ज्वाइन कर लिया हो हमारे पास। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इसीलिए होता क्या ना, क्लास वगैरह शुरू करने से पहले सेशन वगैरह कंडक्ट करके, ओपन सेशन कंडक्ट करके सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है ताकि वो उसके बाद ज्वाइन करे। उसमें प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा लॉस है, लेकिन यार उस 4-5 हज़ार से मेरा कुछ बनेगा नहीं। लेकिन इसलिए कह रहा हूँ, मतलब देखिए यार, आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ एंड विल देन रैप अप द सेशन। देखो होता क्या है, हर साल का है, अच्छे खासे ऐसे बच्चे आते हैं जैसे मान लो वो कॉमर्स साइड के होते हैं। ठीक है, अब वो कॉमर्स साइड के होते हैं तो वो करते क्या हैं, जामिया का फॉर्म फिल कर देते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से, और हमको आके जानते हो क्या बोलेंगे, हम तो फॉर्म फिल किए थे, हमको तो किसी ने रोका नहीं, यू आर गिविंग वेरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गिव राइट इन्फॉर्मेशन। वीडियो में आके कमेंट करते हैं। देखो मान लो कोई बीकॉम वाले बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया, तो हाँ, तो फॉर्म फिल करने से नहीं रोका जाएगा, बिल्कुल फिल करो, पेपर देने से भी नहीं रोका जाएगा। अब होता है क्या, जब तुम पेपर दोगे तो 1/100 का प्रोबेबिलिटी है कि तुम क्वालिफाई करो। मान लो तुमने पेपर दिया तो 100 बीकॉम वाले बच्चे कॉमर्स से फॉर्म फिल कर दें, मान लो क्वालिफाई कर लिए, 100 बच्चे क्वालिफाई कर लिए, तो तुमको अभी नहीं निकाला जाएगा। जब तुम इंटरव्यू के लिए गए जामिया में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, तो वो बोलेगा पीजी कहाँ है, पीजी नहीं कर रखे हो, तो वो वहां पर भगाएगा। तो होता क्या है कि 100 बच्चे अगर फॉर्म फिल कर रखे हैं कॉमर्स से, तो इंटरव्यू के लिए किसी एक ही को बुलाया जाएगा, तो जिसको भगाया जाता है उसका इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है आपको। तो बाकी के 99 क्या बोलेंगे, अरे यार मैं तो फॉर्म फिल किया तो मेरे को तो किसी ने रोका ही नहीं, मैं तो फिल किया था, मैंने तो पेपर भी दिया, मेरा तो रिजल्ट भी आया था। अरे भाई, जब तू क्वालिफाई कर लेगा, डीवी में जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा ना, वहां पर रिजेक्ट करेंगे वो कि अच्छा पीजी कर रखा है। ऐसे कौन रिजल्ट चेक कर रहा है, जो फॉर्म फिल करने का मन करे वो फिल कर दो। जिंदगी में कभी साइंस नहीं पढ़ा है, जाके CUQP06 का फॉर्म फिल करके पेपर दे दो। जब कॉलेज में एडमिशन होगा वो वहां पर रिजेक्ट करेंगे तुमको, यार भाई तुम्हारा तो सेट नहीं बैठ रहा है, ये जामिया का फॉर्म है, तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तुम पेपर फॉर्म फिल कर सकते हो, पेपर दे दो। जब रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो वो वहां पर रिजेक्ट करेंगे तुमको, यार तुम्हारा तो सेट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। तो इंटरनेट पर चीज़ें नॉइजी हो जाती हैं, क्योंकि होता क्या है, लोकतंत्र के साथ एक समस्या क्या है कि भीड़ तंत्र बहुत भारी हो जाता है। जो गधे होते हैं वो भीड़ में रहते हैं तो होगा क्या कि 100 में 99 तो वो हैं जिन जो फेल हो गए हैं, वो भीड़ में हैं। वो क्या बोलेंगे, अरे हम तो बीकॉम किए थे, हमको तो किसी ने रोका ही नहीं। तुमको लगेगा अरे 99 लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, इनका तो सब्सक्राइबर भी 1 मिलियन है, ये तो सही कह रहा होगा। ठीक है, कंफ्यूजन ये होता है बच्चे को, तो लगे इतना सब्सक्राइबर है, इतने लोग कह रहे हैं, अबे वो क्वालिफाइड नहीं है, वो तो तुमको वो बताएगा जो आगे इंटरव्यू के लिए वहां पर गया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है। ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं, अरे तुम कह रहे हो CUET का नहीं फिल कर सकते हैं, मैंने तो फिल किया था। हाँ, तो तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, जहाँ पहले जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा गया। जब वो उनके कॉलेज में पहुंचोगे तो वो तुमको मना करेंगे कि अरे ये नहीं सेट बैठ रहा है। ठीक है, और ये हर साल का है। ठीक है, तो यूट्यूब पर जाओगे तो भाई भीड़ में तो तुमको लोग देखेंगे बेवकूफ़ वाली बात करते हुए। अभी तुमको सोचना है, अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। 50 लोगों ने कह दिया अरे फाइनल ईयर में अप्लाई नहीं कर सकते हो। अरे भाई, अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो मेरा 1 साल का ड्रॉप हो जाएगा यार। सोच के देखो, जब तुम क्लास 12th में थे, जब तुम 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे, तभी तुम फॉर्म वॉर्म फिल करना शुरू कर दिए थे एडमिशन के लिए। नहीं फिल करते तो 1 साल का ड्रॉप हो जाता। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करो तब भी ये बात लागू होती है। कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, पीजी के फाइनल ईयर में है, तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो यार, मतलब थोड़ा सा बात को समझना चाहोगे तो समझ में आएगा। और करियर के मैटर को लेकर आप सिंसियर होइए। अगल बगल के लोगों की सलाह पर नहीं चल पाएगा। अगर अगल बगल के लोग इतना ही सलाह आपको दे पाते तो पहले खुद को सलाह देते। अगर तुमको ज़िंदगी में ऐसा है कि तुमको महीने में 3 लाख रुपए कमाना है, तो जो आदमी 30,000 रुपये कमा रहा है वो तुमको राय नहीं दे सकता है कि 3 लाख तुम कैसे कमाओगे। क्योंकि जो 30,000 कमा रहा है, अगर वो 3 लाख रुपए कमाने का तुमको महीने में कुवत रखता तो पहले वो खुद कमाता। एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे ही करियर में भी सलाह है। ऐसे लोगों से करियर में सलाह मत लिया करिए जिनसे जैसा आपको बनना नहीं है। अरे सर वो लेकिन मेरी दीदी हैं, वो तो गवर्नमेंट टीचर है। हाँ, वो किसी जमाने में हो गई होंगी। ठीक, दीदी गवर्नमेंट टीचर बनी तो उसके बाद क्यों नहीं और बहुत सारा एग्जाम क्वालिफाई कर ली। एक बार धोखे धक्के से किसी तरह हो गया तो आपका भी वैसे ही हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं। तो देखो यार, ये बात समझिए, कोई 30,000 कमा रहा है तो वो 3 लाख का ज्ञान नहीं दे सकता है। तो ऐसे ही करियर में भी है। अगल बगल दीदी भैया बता रहे थे खुद क्या करते हैं, परचून की दुकान चलाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके परचून की दुकान का बेइज्जती कर रहा हूँ या सम्मान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि फिर वो तुमको बता रहे हैं कि बीएड या डीएलएड कैसे करो। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने करियर को लेकर खुद सॉर्टेड नहीं हो, खुद फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, खुद डिग इन नहीं कर रहे हो, खुद डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो फ्यूचर में तुमको 2 पैसे कमाने में दिक्कत होंगे, ठीक है, क्योंकि तुम अपना डिसीजन के लिए हमेशा दूसरे पर डिपेंडेंट हो। 2 रुपये कमाने में तुमको दिक्कत होगा, और जब जब तुम आर्थिक और मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ोगे तुम्हारा फैसला कोई और लेगा। ज़िंदगी में जब जब तुम कमज़ोर पड़ोगे तुम्हारा फैसला कोई और लेगा। यहाँ लोगों को बॉयफ्रेंड चूज़ करना है, 4 लोगों को डेट करना है, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो घर वालों से कोई सलाह नहीं चाहिए। किसी के साथ डेट पर जाना है, कोई सलाह नहीं चाहिए, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए भाई, बिल्कुल जाइए, ठीक है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तुमको मना किया जा रहा है, अच्छा वहाँ तुमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ करियर में सर क्या करना सही रहेगा सर, जहाँ घर वाले मना कर रहे हैं, तो अब आपसे तो कहा जा रहा है कि खुद से करियर में डिसीजन। तो लोग खुद से करियर में क्या डिसीजन लेते हैं, खाने पीने के लिए होना, लेकिन प्यार उससे मुझे बहुत सच्चा है, करियर में ये सारे डिसीजन ले, माई लाइफ माई विश। अबे माई लाइफ माई विश मतलब करियर प्रोफेशनल वे में देखिए, माई लाइफ माई विश का मतलब ये नहीं हुआ किसके साथ डेट पर जा रहे हैं, ये वहाँ पर लागू नहीं हो रहा, ठीक है, वहाँ पर लागू होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ, ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि जब जब आप कमज़ोर पड़ोगे आपका फैसला कोई और लेगा। अगर तुम्हारे घर में कोई हेड ऑफ द फैमिली ऐसा है जो चाय बेचता है, सिलाई बुनाई की दुकान है, या कुछ भी करता है, अगर वो पैसा कमा रहा होगा ना, तो वो काबिल हो ना हो, दक्ष हो ना हो, तुम्हारे करियर का फैसला वो ले लेगा कि तुम्हारे लिए क्या करना सही रहेगा, वो तुमको बताएगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ होना चाहिए, खुद को सशक्त बनाना है। और हाँ, इंटरनेट के एज में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मेरे जैसे लोग तुमको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे, मेरे जैसे लोग होंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको गाइडेंस भर का पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, तुमको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि जहाँ जाकर तुम वो गाइडेंस ले पाओ। वो गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होंगे, ठीक है, आप वो गाइडेंस जाके उनके पास ले पाइए, तो आप देखोगे कि आपका करियर ज़्यादा ब्राइट है, तो आप ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हो, ठीक है। अप्रोच यार सिंपल सा वही है, तो बस कोशिश करिए कि कमज़ोर ना पड़े, खुद से डिसाइड करें, बी स्ट्रांग अबाउट योर डिसीजंस। कोई भी डिसीजन गलत सही नहीं होता है यार, कोई भी डिसीजन गलत सही नहीं होता, डिसीजन को गलत और सही तुम बनाते हो। तुमने डिसाइड किया कि कल से 4 घंटे पढ़ेंगे, डिसीजन बिल्कुल सही है, लेकिन गलत तुम बनाओगे उसको 4 घंटे ना पढ़ के। तो डिसाइड करते हैं 2 घंटे पढ़ेंगे, हाँ, तो कल से तुमने 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं की, उस डिसीजन को बार बार गलत तुम बना रहे हो। बीएड करने का डिसीजन सही है गलत, अरे सही गलत कुछ नहीं है, ठीक है, बीएड कर लिया, अरे लॉन्ग टर्म में तुम टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर बनने के लिए देख लीजिए क्या क्या काबिलियत की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यार प्रोसीजर सिंपल है, थोड़ा सा बस आप देखोगे तो बात समझ में आ जाएगा और आपकी गाड़ी खिसक जाएगी। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप चाहे डेली बाइट्स के माध्यम से करिए, चाहे स्वयं करिए, चाहे किसी और के माध्यम से करिए, लेकिन आप आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त रहिए, कोशिश करिए कि अपने फैसले खुद लें। और अगर तुम फालतू कामों में अपने फैसले खुद ले सकते हो, तो ढंग के कामों में और लोगों पर डिपेंडेंट क्यों हो रहे हो? थोड़ा सा डिग इन करो यार, थोड़ा सा सर्च करो यार, मिलेगा, ठीक है। हाँ, यस सादिया, यस प्लीज़ क्विक एंड देन विल कंक्लूड। यस सादिया। सर बैच की वैलिडिटी क्या रहेगी? वैलिडिटी क्या होता है? जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सर 2 मंथ में वीडियो में बताया था 2 मंथ तक ही रहेगी। तो क्या करना है उसमें, और क्या करना चाह रही हैं आप बताइए, आप क्या उम्मीद कर रही हैं? वैसे कर दिया जाएगा, बोलिए। सर जो वीडियो होती है 2 मिनट पर, उसकी वीडियो आपने बताया था भाई, कि व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सुनिए, मैं अपना सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट करा लूँगा, फिर उस क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे दिया जाता है, वो एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद तक भी तुम्हारे पास रहता है, ठीक है। मेरा काम है सिलेबस कंप्लीट कराना, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है वो बच्चे का बिजनेस है, ठीक है। तो जो बच्चा बैच में ज्वाइन करता है ना, हम लोग सिलेबस को 2 से 2.5 महीने में लग जाते हैं, 2 महीने स्टैंडर्ड रहता है, 2.5 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो 2 से 2.5 महीने में हम लोग बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। कंप्लीट करा दिया, क्लास का रिकॉर्डिंग दे दिया, मॉक टेस्ट दे दिया, नोट्स वोट्स कहाँ से पढ़ना है सारा कुछ दे दिया, ठीक है। उसका एक्सेस बच्चे के पास एग्ज़ाम तक रहता है, इनफैक्ट जो पिछले साल के बच्चे थे उनके पास एक्सेस अभी तक होगा,
ठीक है। तो सादिया बस प्रिपेयर करने के लिए मैं अपना एरिया कंप्लीट करा लूँगा 2 महीने में, ये मुझे पता है। आप कितने समय में कंप्लीट करेंगी ये आपके ऊपर, आप 1 साल में पढ़िए, 6 महीने में पढ़िए, 2 महीने में पढ़िए, ठीक है। जी जी सर, ओके, हाँ यही पूछना। हाँ, तो हम लोग बैच में ना सादिया उस ड्यूरेशन में हम अपना काम खत्म कर लेते हैं, आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे सबका, ठीक।